सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। नमस्कार, मैं कावड़ी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण से वाक्यम रसात्मकम काव्यम का शेष भाग बताने जा रही हूँ। इसमें संदेह नहीं कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम में कवि की उस शब्द वीणा का संकेत किया जा रहा है जो कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम की परिभाषा के रूप में झलक उठता है, अथवा शब्द वीणा की उस वादन शैली की सूचना दी जा रही है जिसे तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि के मंत्र की साधना के रूप में समझा जा सकता है। खास बात तो यह है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम का काव्य लक्षण कुछ ऐसा विचित्र है कि जब तक इसका भावनात्मक निरूपण करते रहिए तब तक तो बड़ा भावपूर्ण और अर्थ निर्भर लगता रहेगा, किंतु जब बौद्धिक विश्लेषण के अनुवीक्षण यंत्र से देखिए तब इसके तत्व कपूर की भांति उड़ते दिखाई देने लगेंगे। कारण यह है कि यह काव्य लक्षण काव्य के उपकरण तत्वों जैसे कि अलंकार, गुण, दोषाभाव और रीति को वाक्य की रसात्मकता का उपकरण नहीं सिद्ध करता, अपितु रसात्मक वाक्य का उत्कर्षाधायक मात्र मान बैठता है। दोषास्त स्थापक कर्षकाः दोषा स्थाप कर्षकाः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः। अलंकार, गुण और रीति को यदि रसात्मक काव्य अथवा काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व ही माना जाए तो प्रतिभा को भी तो काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व ही मानना पड़ेगा, न कि उत्पादक तत्व अथवा परम तत्व। यह तो कवि प्रतिभा है, और क्या शब्द ग्राम, क्या अर्थ सार्थ, क्या अलंकार तत्व और क्या उक्ति मार्ग, सब कुछ को कवि हृदय में प्रतिभासित किया करती है। या शब्द ग्राम अर्थ सार्थम अलंकार तंत्र मुक्ति मार्ग मन्यदपि तथा विधमधि हृदयं प्रतिभा सयति सा प्रतिभा अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्षैव प्रतिभावतः पुनर्पश्यतोपि प्रत्यक्षैव ततो मेधा विरुद्ध कुमार दासादयो जात्यवन्धाः कवयः श्रूयन्ते केचन
महाकवयोपि देश द्वीपांतर कथा पुरुष दिदर्शनेन तत्र त्याग व्यवहृतिं विवन्धन्ति स्म। यह कैसा काव्य लक्षण जिसमें कवि प्रतिभा भी काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व बना दी जाए। इतना ही क्यों, इस काव्य लक्षण से काव्य के भेदों का निष्कर्ष निकालना असंभव है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु का सामान्य स्वरूप पहचान लिया जाए और जो वस्तु के विशेषों अथवा भेदों में भी अनुगत हो सके। यह काव्य लक्षण काव्य सामान्य का लक्षण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें काव्य विशेष की ही पहचान दी हुई है। यह काव्य विशेष और कोई काव्य अपितु रसध्वनि काव्य ही अथवा रसादि ध्वनि काव्य ही हो सकता है। तब काव्यम ध्वनि गुणीर्भूतव्यज्ञं चेति द्विधा मतम। कैसे कह दिया गया? यह बात है कि पहला काव्य प्रकाश अर्थात रसादि ध्वनि रूप काव्य प्रकाश तो लक्षण में ही आ गया है। उसे लक्षण से बाहर कैसे किया जा सकता है? और दूसरे काव्य प्रकाश अर्थात गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य प्रकाश को रसात्मक वाक्य रूप भी एक सांस में कैसे कहा जा सकता है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य का वह भेद और वस्तुतः उस भेद का भी एक अंश ही रसात्मक कहा जा सकता है, जिसे इतरांग व्यंग्य रूप गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। इतरांगमित रस्य रसादेरंगं रसादि व्यंग्यम यथा अथंस रसनोत्कर्षि पिन स्तन विमर्दन नाभ्युरुज धन स्पर्शी निविविस्त्रंसन कर। फिर कवि परंपरा से चले आते शब्द चित्र और अर्थ चित्र की रचनाओं को कहाँ रखा जाएगा? इन्हें काव्य तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऐसे वाक्य हैं जो रसात्मक नहीं प्रतीत हुआ करते हैं। इनके लिए अकाव्य की एक नई श्रेणी बनानी पड़ेगी। यदि यह कहा जाए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम में ही यह भी कह दिया गया है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, और इसीलिए चित्र काव्य के लिए कोई चिंता नहीं, तब भी इतना तो पूछना ही पड़ेगा कि बड़े बड़े आलंकारिक क्यों कर शब्द चित्र और अर्थ चित्र की रचनाओं को कवि कृति मानते आए हैं। कवेह कर्म काव्यम, काव्य वह है जो कवि की कृति है अथवा कविता कला द्वारा उत्पाद्य कलात्मक वस्तु है। कवि कृति के रूप में जैसे रसात्मक वाक्य की पहचान काव्य मर्मज्ञता की एक परीक्षा है, वैसे ही चित्रात्मक वाक्य भी पहचान काव्य मर्मज्ञता की दूसरी परीक्षा है। जो अलंकारिक दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, वही पहली परीक्षा में बैठ सकता है। दूसरी परीक्षा में बैठना ही अलंकारिकता का पहला अभ्यास है। इसमें बैठने का अर्थ यह नहीं कि
इसे तुच्छ समझा जाए, अपितु यह है कि इसकी उपयोगिताओं का पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। तभी तो काव्य प्रकाशकार ने अवर, मध्यम और उत्तम काव्य का श्रेणी विभाग मन में रखते तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना वन लंकृति पुनः क्वापि के लक्षण में काव्य सामान्य का स्वरूप निर्देश किया है। और चलिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम अवश्य कहिए, किंतु फिर साक्षात रसात्मकम और परंपराया रसात्मकम का भी अभिप्राय मन में रखिए। नहीं तो इस काव्य लक्षण से रस ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य विशेषों अथवा काव्य भेदों की संगति कैसे बैठ पाएगी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का काव्य लक्षण ध्वनि काव्य से तो सर्वथा संगत कदापि नहीं माना जा सकता, क्योंकि ध्वनि काव्य का लक्षण है। वाच्यातिशयिनी व्यंग्यये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम् वाच्यादिधिक चमत्कारिणी व्यंग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम् भेदौ ध्वनेरपि द्वादुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्योऽन्यो विविक्षिताम्य परवाच्यश्च। और इसमें रसात्मकता का संबंध केवल अभिधामूलक ध्वनि काव्य से ही जुड़ पाता है, न कि लक्षणामूलक ध्वनि काव्य से भी। अब जबकि काव्य अथवा रसात्मक वाक्य का पहला ही भेद ऐसा है जिसमें केवल रसात्मकता ही नहीं अपितु वस्तु और अलंकार आदि रूप ध्वन्यात्मकता भी है, तब यह कैसे मान लिया जाए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम का काव्य लक्षण बड़ा सुंदर है, बड़ा मार्मिक है और बड़ा युक्तिपूर्ण है। यह काव्य लक्षण तो गड़बड़ सा लगता है। अच्छा है इसे काव्य का लक्षण न माना जाए। फिर वाक्यम रसात्मकम काव्यम का क्या किया जाए? अलंकार शास्त्र में इसे स्थान दिया जाए या नहीं? इतना तो निश्चित है कि अलंकार शास्त्र में वाक्यम रसात्मकम काव्यम ने अपना एक स्थान बना लिया है, और यह स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य लक्षण के महत्व के कई एक कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इसमें आनंद वर्धनाचार्य की काव्य स्यात्मा ध्वनि को विचारधाराएं केंद्रित दिखाई दिया करती है। आनंदवर्धन ने काव्य स्यात्मा ध्वनि की उक्ति में काव्य का लक्षण नहीं किया, क्योंकि उनका कार्य काव्य का लक्षण निर्माण नहीं अपितु कलाकृति के रूप में काव्य का रचनात्मक और रसात्मक विश्लेषण था। यह महान कार्य जब हो चुका और अलंकार शास्त्र के इतिहास में ध्वनिवाद एक काव्यवाद के बदले काव्य दर्शन और काव्य साधना के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, तब उसकी मान्यताओं के स्पष्टीकरण में एक काव्य लक्षण का निर्माण
एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया। इस ऐतिहासिक आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान विश्वनाथ कविराज ने ही की और अपनी साहित्यिक प्रवृत्तियों और संवेदनाओं के आधार पर इसकी पूर्ति का भी सर्वप्रथम भगीरथ प्रयत्न उन्हीं का कार्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के रूप में विश्वनाथ कविराज ने केवल अपने युग की ही साहित्यिक संवेदनाओं की सूचना नहीं दी, अपितु बाद में युगों की साहित्यिक संविदाओं को भी पर्याप्त रूप से प्रेरित किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की काव्य परिभाषा के महत्व का दूसरा कारण यह है कि इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि काव्य की कोई भी परिभाषा काव्य का चतुरस्त्र लक्षण नहीं बना सकती। काव्य की कोई भी परिभाषा न बन पाए यह तो काव्य का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। प्रत्येक अलंकारी अपने अपने युग की काव्यात्मक चेतनाओं को काव्य लक्षण के रूप में प्रकट किया करता है। उसका काव्य लक्षण उसके युग के लिए ठीक है, किंतु सभी युगों के लिए वही एक आदर्श हो ऐसी बात ठीक नहीं मानी जा सकती। विश्वनाथ कविराज के समसामयिक काव्य रसिक रस की आलोचना प्रत्यालोचना में आनंद किया करते थे। ये काव्य रसिक काव्य मर्मज्ञ भी थे। इन काव्य मर्मज्ञों में कुछ भी विचारधाराओं से हम परिचित भी हैं। वैसे कि विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह ही विस्मय की अनुभूति को रसानुभूति के रूप में सिद्ध करने में दत्तचित्त थे। रसे सारस चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते, तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्भूतो रसः, तस्माद् भूतमेवाह कृति नारायणो रसम। अथवा जैसे कि विश्वनाथ कविराज के सौगोत्र कवि पंडित मुख्य श्री चंडीदास ने काव्य में रसास्वाद की अवस्था में रस ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के विवेक की असंभावना का सिद्धांत स्थापित किया था। काव्यार्थ स्या खंड बुद्धि वेद्यस्य तन्मे भावे ना स्वाद दशायां गुण प्रधान भावा व भास अस्ताव नानुभूयते, कलांतरे तु प्रकरणादि पर्यालोचनया भवन्प्यसौ न काव्य व्यपदेशं व्याहन्तु मिश, तस्या स्वाद मात्राय तत्त्वात्। रस की इन विचारधाराओं में जिसका हृदय डूबता उतराता हो, इसके लिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम के अतिरिक्त और काव्य लक्षण क्यों कर अभिप्रेत हो। इस काव्य लक्षण में वही काव्य विषयक रहस्य निर्भिन्न अथवा अनिभिन्न पड़ा है, जिसे रस विषयक विचार विमर्श में देखा जा सकता है। विश्वनाथ कविराज की काव्य परिभाषा के महत्व के तीसरे कारण के रूप में जो बात दिखाई देती है
वह यह है कि इसी परिभाषा के द्वारा रसात्मक वाक्य और रसात्मक महाकाव्य अथवा महाकाव्य की रसात्मक एक वाक्यता का सिद्धांत सबसे पहले प्रवर्तित हुआ। विश्वनाथ कविराज के पहले के सभी आलंकारिक महाकाव्य प्रबंध की दृष्टि से काव्य लक्षण न कर हो काव्य वाक्य की दृष्टि से ही काव्य लक्षण किया करते थे। जैसे तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि का काव्य लक्षण भी महाकाव्य प्रबंध की दृष्टि से काव्य लक्षण माना जा सकता है, क्योंकि अदोष सगुण और औचित्य के साथ अलंकृत शब्दार्थ युगल समस्त महाकाव्य प्रबंध रूप शब्दार्थ युगल सिद्ध हो सकता है, किंतु महाकाव्य प्रबंध को केवल अदोष सगुण और उचित रूप से अलंकृत शब्दार्थ समुच्चय कहना महाकाव्य प्रबंध विषयक अनभिज्ञता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के काव्य लक्षण से ही विश्वनाथ कविराज की यह समीक्षा दृष्टि परिष्कृत हुई, जिसे हम उनकी निम्न महाकाव्य प्रबंध भावना में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर देखते हैं। धन्यवाद।